हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत अर्थात पॉलिटिकल थ्योरी वाले सेशन को हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें आज दोस्तों हम लेक्चर नंबर 11 पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा शक्ति। और दोस्तों इसके अंतर्गत हम समझेंगे शक्ति की व्याख्या करते हुए इसके अर्थ, इसके स्रोत और इसके प्रकारों पर जो है विचार करने का प्रयास करेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने सेशन पर, डायरेक्टली मूव करेंगे। उससे पहले सेशन में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बीए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों 5 पार्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पर कि आपको कौन कौन से पार्ट पढ़ाए जा रहे हैं, इनमें से आपके कौन सा सब्जेक्ट है। तो दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत, जिसपे कि अभी हमारा सेशन आप जो देख रहे हैं, इस पर हमारा सेशन हो रहा है पॉलिटिकल थ्योरी पर। इसके बाद में दोस्तों आपका एक महत्वपूर्ण अन्य सब्जेक्ट होता है भारतीय संविधान, राजनीति विज्ञान में भारतीय संविधान, ठीक है ना। तो राजनीतिक सिद्धांत दोस्तों ये मेजर के रूप में अर्थात मुख्य विषय के रूप में इसको लिया जाता है यूनिवर्सिटियों में, और भारतीय संविधान को माइनर सब्जेक्ट के रूप में, गौण विषय के रूप में इसे लिया जाता है। क्लियर है ना। अब वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों 3 अन्य पॉलिटिकल के 3 अन्य सब्जेक्टिव पार्ट्स होते हैं, जैसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था वाला, एक लोक प्रशासन जिसमें सिद्धांत और व्यवहार की चर्चा की जाएगी, और एक होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी हम भारतीय राजनीतिक सिद्धांत पर सेशन चल रहा है। इसके अलावा भारतीय संविधान पर भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 लेक्चर इस पर हो चुके हैं, लेकिन अभी इसको कंटिन्यू कर लेंगे सेशन के कंप्लीट होते ही, ठीक है ना। इसके अलावा लोक प्रशासन पर भी 1-2 सेशन हो चुके हैं। तो दोस्तों पांचों सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब मूव करते हैं। अब एक इंफॉर्मेशन छोटी सी आप लोगों के लिए और है, जो मेरे दोस्त पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं, पहली बार अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों अगर आप बीए के अगर बीए कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप में से कई सारे दोस्त जो है यूपीएससी जैसी एग्जाम की, यूपीएससी या कोई अन्य स्टेट पीसीएस या फिर एसआई, पुलिस, बैंकिंग, एसएससी, किसी अन्य भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है, प्रज्ञान हिंदी, जो कि एक अन्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म ही है और हमारे द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसकी लिंक मिल जाएगी, जहां पर आप सभी प्लेलिस्टों को देख करके अपने प्लेलिस्ट के अनुसार जो सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट देख करके वहां पर आप इनके जो वीडियो है उनको देखे, समझे, पूरे विस्तार से विद नोट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निशुल्क रूप से आपको वहां क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसकी, एक बार विजिट जरूर कीजिए दोस्तों, वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजी के साथ में आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब शुरू करेंगे अपना सेशन, आज का सेशन शुरू करेंगे। तो दोस्तों अभी हम जो है इसकी यूनिट 3 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 3 स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम पहला टॉपिक होगा हमारा शक्ति, ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों सत्ता और लास्ट में होगा संप्रभुता। तो 3rd यूनिट के अंदर आपको ये 3 टॉपिकों पर ही फोकस करना है पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत। जो आपके यूनिट 3rd है दोस्तों, 2 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 3rd में आपको शक्ति पर, सत्ता और संप्रभुता, इस प्रकार से ये 3 टॉपिक मात्र पढ़ने हैं। इसमें से दोस्तों शक्ति वाला टॉपिक हम आज कंप्लीट कर लेंगे। निरंतर रूप से दोस्तों आपको पर डे क्लास मिलती रहेगी, जिसमें आपको नेक्स्ट डे आपको सत्ता पर और उसके बाद में संप्रभुता पर, इस प्रकार से 3rd यूनिट भी हम कंप्लीट बहुत जल्दी कर लेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से लाइव सेशन आपका चलता रहेगा। इसका टाइमिंग दोस्तों मैं इस सेशन को मॉर्निंग में डाल रहा हूं, लेकिन आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका उचित समय कौन सा रहेगा, आपके अनुसार उचित समय कौन सा रहेगा, उस समय पर ही हम इस सेशन को लाइव ले लिया करेंगे। क्लियर है ना। तो दोस्तों ये मॉर्निंग में हो रहा है, आपके कमेंट का वेट करूंगा मैं। जो टाइमिंग आपके अनुसार उचित होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट जिसको लेकर के सहमत होंगे, उस टाइम पर हम इस सेशन को लाइव ले लिया करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन आज का दोस्तों। तो आज के सेशन में जो हमारी मेन जो हमारा सारांश होगा, सारांश में हमें मतलब ये कि आज के सेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इन 4 पॉइंटों पर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले हम शक्ति की व्याख्या को देखने वाले हैं, व्याख्या को देखेंगे। उसके बाद शक्ति का अर्थ, शक्ति के स्रोत और शक्ति के प्रकार। दोस्तों अब कई सारे स्टूडेंटों के दिमाग में एक बात होगी कि सर डायरेक्ट टॉपिक पर मूव क्यों नहीं किया आपने, ये फालतू की चीजें क्यों बता रहे हो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंटों को ये चीज फालतू की लगती होगी, बिना अर्थों की लगती होगी, लेकिन दोस्तों ये महत्वहीन नहीं है, बल्कि इसका बहुत बड़ा महत्व है। और इसका महत्व कैसे है, 1 मिनट लगेगा, इसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके फायदे की चीज है।
हम अक्सर दोस्तों एग्जाम के टाइम पर बहुत सारी चीजों को जो है एक बारीक बारीक सी चीजें जो होती है उसको मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं या कहें कि उसको जो है इग्नोर कर देते हैं, है ना। और वो छोटी छोटी गलतियां हमें बड़ी तकलीफ देती है। जब हमें मार्क्स मिलते हैं तो मार्क्स में दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम आती है। मार्क्स हमें अंदाजा लगता है कि यार हमें कम से कम 70 to 80% 100 मतलब आना ही आना है, इतने हमने क्वेश्चन किए। लेकिन जब हमारा रिजल्ट आता है तो हमें लगभग 45 to 50 के समथिंग परसेंटेज देखने को मिलती है किसी विशेष सब्जेक्ट में। तो फिर हमें थोड़ा सा वहां लगता है कि यार हमने इसे क्या गलती की। लेकिन चूंकि दोस्तों एग्जाम दिए काफी टाइम हो चुका होता है, रिजल्ट काफी गैप के बाद आता है, इसलिए हमें वो गलतियां पकड़ाई नहीं आती और अगले साल फिर जाकर के हम वही गलती दोहराते हैं, है ना। तो इन सब चीजों को लेकर दोस्तों हमारे द्वारा जो भी स्लाइड तैयार की गई है, हर एक स्लाइड का एक विशेष महत्व होता है। उसी प्रकार से इस वाली स्लाइड का जो महत्व है दोस्तों, वो महत्व इसलिए है कि मेरा बताने का प्रयास आप लोगों को ये रहता है कि जब भी आप एग्जाम सेंटर में बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपका जैसे देखिए, जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक में सबसे पहले इंडेक्स होता है। इंडेक्स देखा कभी, सोचा आपने क्यों होता है वो इसलिए ताकि आप उस एक पेज में देख पाए कि पूरे सिलेबस मतलब पूरी बुक में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। आपको एक टॉपिक वाइज आपको कुछ पॉइंट से हिंट कर दी जाती है। तो उसी प्रकार से दोस्तों आपको आंसर राइटिंग के वक्त भी आपको इस प्रकार से हिंट करना चाहिए। आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको इस प्रकार से जितने भी टॉपिक को आप डिस्क्लैरिफाई करने वाले हो अंदर आंसर में, वो सारे टॉपिक आपको फर्स्ट में लिख देना चाहिए, जिससे एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उससे पहले ही उसे पता चल जाए कि आपने किस प्रकार से किन किन पॉइंटों का सहारा लिया है अपने जो आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर दोस्तों, इसलिए ये सारांश वाली स्लाइड हमने यहाँ पर ऐड की हुई है। चलिए अब दोस्तों बढ़ेंगे अपने डायरेक्ट टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्याख्या की। यार शक्ति क्या होती है? शक्ति अब बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में तो चल रहा होगा सर शक्ति मतलब पावर, है ना, बस इतना ही पता है कि शक्ति मतलब पावर। भाई शक्ति हिंदी में और इंग्लिश में पावर, दैट्स ऑल। मेरे प्यारे दोस्तों शक्ति, और शक्ति को हम पढ़ किस में रहे हैं? पॉलिटी में, अर्थात कि राजनीति में। राजनीति में हम शक्ति को पढ़ रहे हैं। अब एक मिनट के लिए ये सोचिए, क्या बिना शक्ति के, बिना पावर के राजनीति हो सकती है? क्या किसी भी देश का शासन संचालित हो सकता है? तो जवाब आएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिना पावर के, बिना शक्ति के राजनीति संभव ही नहीं है। शक्ति का दूसरा नाम ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई राजनीति है। क्यों? क्योंकि प्रशासन जो है दोस्तों, प्रशासन संप्रभु होता है। प्रशासन संप्रभु होता है। संप्रभु का अर्थ होता है कि प्रशासन के अर्थात देश के जो प्रशासन है उसके ऊपर कोई नहीं है, सबसे बड़ा वही है। तो देश की जनता अर्थात पूरे देश पर जब वो कानून संचालित करता है अपना, तो सबको प्रभाव में रखते हुए ही करता है, अर्थात उस कानून का कोई विरोध नहीं करेगा, सब उस कानून को मानने के लिए बाध्य होते हैं। इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि ये सर्वोच्च होता है, प्रशासन सर्वोच्च होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्तों हम ये समझ सकते हैं कि राजनीति के अंदर शक्ति का अत्यधिक महत्व है, अत्यधिक महत्व है। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि सर शक्ति क्या है? क्या बल का प्रयोग ही शक्ति है? बल का प्रयोग करना शक्ति है? क्या किसी को थप्पड़ मारना, किसी को जान से मार डालना, क्या यही शक्ति है? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। राजनीति के अंदर दोस्तों शक्ति का अर्थात बल नहीं है, बल नहीं है। शक्ति और बल में दोस्तों काफी डिफरेंस होता है। शक्ति और बल में काफी डिफरेंस होता है, इसको ऐसे समझिए। शक्ति एक ऐसी धारणा है जो दिखाई नहीं देती है, अर्थात कि अदृश्य होती है। कैसी होती है शक्ति? अदृश्य होती है, जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब हम बल की बात करते हैं तो बल जबकि दिखाई देता है, आप किसी को धक्का मारोगे तो गिरता हुआ नजर आएगा। इसलिए कह सकते हैं कि बल दृश्य होता है, बल दृश्य होता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो बल है ये शक्ति का एक तत्व मात्र है, अर्थात बल शक्ति में से निकला हुआ शक्ति का एक छोटा सा भाग है। शक्ति अदृश्य होती है। क्लियर है? अब शक्ति दोस्तों, तो शक्ति क्या है भाई? राजनीति में इस शक्ति को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीति में शक्ति को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब शासन व्यवस्था था, सरकार जब कोई कानून लागू करती है, तो ये बताइए
क्या उस कानून को लागू करवाने के लिए या कानून का संचालन करवाने के लिए क्या सरकार की ओर से किसी व्यक्ति को परमानेंटली अपॉइंट किया जाता है कि हर व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति छोड़ दिया जाए, एक लठ लेके या बंदूक लेकर के, अगर तुम इन नियमों का पालन नहीं करोगे तो मैं तुझे बंदूक से मार दूंगा? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि बल्कि जो सरकार कानून लागू कर रही है उस सरकार के पास में इतना अधिकार होता है, इतनी पावर होती है कि वो जिसके लिए ये कानून लेकर आ रही है उस पर एक प्रभावपूर्ण एक प्रभाव रखती है, एक प्रभाव रखती है ना। तो वो जो प्रभाव है, जो कानून का या सरकार का जो प्रभाव है दोस्तों, वही प्रभाव क्या है? राजनीतिक शक्ति है। वही प्रभाव राजनीतिक शक्ति है जो अदृश्य रूप से है, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा एक मोटा सा आपने व्यवहारिक रूप से तो समझ लिया है, लेकिन अब थोड़ा सा इसे हम जो है थ्योरेटिकल रूप से भी समझने का प्रयास करते हैं, जिससे आपका एक पॉइंट या टॉपिक के है जो है क्लियर हो जाए। एक मिनट इसको साफ कर देते हैं। चलिए अब दोस्तों एक बार इसको पढ़िए, मैं पूरी स्लाइड ओपन कर देता हूं, इसको पढ़िए एक बार पढ़ लीजिए इसको, जिससे कि आपका माइंड से ये पूरा थोड़ा क्लियर हो जाए। चलिए पढ़ लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक इसको पढ़ चुके हैं। इससे थोड़ा सा अब माइंड में क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों व्याख्या में आपको लिखना क्या है, ये समझिए। शक्ति जो है वर्तमान में राजनीति विज्ञान की केंद्रीय धारणा है। कौन सी केंद्रीय धारणा है? केंद्रीय धारणा का मतलब क्या हुआ कि शक्ति के बिना राजनीति संभव नहीं है। राजनीति बिखर जाएगी अगर शक्ति नहीं होगी। तो जैसे कि ये पूरी राजनीति है और ये शक्ति है, मतलब एक सेंट्रल पॉइंट है शक्ति, है ना। तो ये जो शक्ति है ना, यही इस राजनीति को पूरा बांधे हुए है। बिना शक्ति के अगर ये शक्ति सेंटर पॉइंट अगर हट जाएगा तो ये राजनीति चारों तरफ बिखर जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए कहा गया है कि वर्तमान में अगर बात की जाए तो शक्ति जो है राजनीति विज्ञान की, या कहे कि वास्तविक राजनीति की भी एक केंद्रीय धारणा है या केंद्र बिंदु है। क्लियर है? और इसीलिए राज्य, संप्रभुता, सरकार या कानून, इनका एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है शक्ति को। किसका? राज्य का शक्ति को एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। संप्रभुता का, भाई संप्रभुता अर्थात क्या कि मतलब किसी और का उस पर कोई प्रभाव ना हो, अधिकार ना हो, है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? संप्रभुता बोलते हैं, कि वो अपने कार्य हेतु पूरी तरह स्वतंत्र हो। तो भाई उसके पास में शक्ति होगी तभी तो वो संप्रभु हो सकता है ना, ऐसे तो संप्रभु हो नहीं सकता, ठीक है ना। सरकार पर भी क्या, उसके पास भी एक स्पेशल पावर होती है। कानून के पास स्पेशल पावर होती है, क्यों? क्योंकि इन कानूनों के पीछे जो है सरकार होती है, ठीक है ना। वो सरकार चूंकि संप्रभु होती है। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो शक्ति है वो सरकार, संप्रभुता, कानून या राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। और इसीलिए दोस्तों हमारे भारत के एक महान दार्शनिक या कहें कि राजनीति विज्ञान के जो जन्मदाता है कौटिल्य, उन्होंने भी राजनीति का जो मूल आधार बताया है वो दंड शक्ति को बताया है। उनका कहने का अर्थ ये था कि दंड शक्ति के आधार पर ही राजनीति या कि प्रशासन को स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? अगर प्रशासन को स्थायित्व प्रदान करना है, शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, तो उचित दंड व्यवस्था का होना आवश्यक है, ऐसा मानना था कौटिल्य का। क्लियर है ना? तो इसका अर्थ यह हुआ कि इन कौटिल्य ने भी उस समय में भी दोस्तों, प्राचीन समय में भी कौटिल्य ने जो है शक्ति को राजनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व स्वीकार किया है। क्लियर है? इसी प्रकार से दोस्तों इसी आधार पर हम यहां देखिए कि राजनीतिक शक्ति की अगर जब हम बात करते हैं, अभी तक बात हुई है हमारी शक्ति की, लेकिन जब राजनीतिक शक्ति की बात करते हैं, क्योंकि अब शक्ति को हम पढ़ तो रहे, पावर को हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में हम शक्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। किसमें? राजनीतिक क्षेत्र में, है ना। हालांकि शक्ति की अवधारणा जो है दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है। उसी प्रकार से अभी हम बात राजनीति के अंदर कर रहे हैं, इसलिए राजनीतिक शक्ति की बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो बल का प्रयोग होता है, बल का प्रयोग राजनीतिक शक्ति नहीं कहा जा सकता। बल प्रयोग राजनीतिक शक्ति नहीं कहा जा सकता, बल्कि राजनीतिक शक्ति तो प्रभाव है, एक प्रभाव मात्र है। और उस प्रभाव के कारण ही
जो है जनता उन कानूनों के नियमों का पालन करती है, समाज में शांति व्यवस्था बनी रहती है। किसके कारण? प्रभाव के कारण। प्रभाव के कारण, और प्रभाव कभी दोस्तों दृश्य नहीं होता बल्कि अदृश्य होता है, इसीलिए इस प्रभाव को दोस्तों हम यहाँ पर शक्ति कह सकते हैं। क्लियर है? इस प्रभाव को हम यहाँ शक्ति कह सकते हैं, है ना। वास्तव में शक्ति मानव जीवन का एक सरल तत्व होने के स्थान पर बहुत अधिक जटिल और बहुपक्षीय तत्व है। क्या मतलब हुआ इसका? जो शक्ति है, शक्ति कोई सरल तत्व नहीं है बल्कि ये जटिल है, मतलब बहुपक्षीय, इसके कई सारे पक्ष है। हर एक क्षेत्र में शक्ति का नया रूप देखने को मिलेगा। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो यहाँ वास्तविक शक्ति प्रभाव को कहेंगे, ठीक है ना। आप किसी भी दोस्तों स्पोर्ट में जाएंगे, स्पोर्ट कहें तो हम जो है दंगल वगैरह देख लीजिए, आप लोग दंगल को देख लीजिए। दंगल की बात करें या कहें कि कोई अखाड़े की बात करें दोस्तों, तो वहां पर शक्ति क्या होगी? वहां पर शक्ति बल का प्रयोग होगा, वहां बल का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार शक्ति की अवधारणा या जो है व्याख्या भी परिवर्तित हो जाती है। प्राचीन काल से ही राज्य विज्ञान में, कहें कि राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा का प्रयोग किया जाता रहा है। अब मेरे ख्याल से आपको इतना समझ आ चुका होगा इसमें कि हमें व्याख्या के अंतर्गत लिखना क्या है, ठीक है ना। सिर्फ शक्ति को परिभाषित करना है, शक्ति की व्याख्या के अंतर्गत शक्ति को थोड़ा सा मोटे मोटे रूप में उनको बताना है, वो शक्ति का थोड़ा सा प्रकार को बताते हुए कि राजनीतिक शक्ति किस प्रकार की होती है, इसमें जो है बल प्रयोग को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की जो अभी आपने समझा है उस प्रकार से आपको ये व्याख्या कंप्लीट करनी होगी, ठीक है ना। तो व्याख्या दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आपका व्याख्या का होगा। अगले पृष्ठ पे हम बात करेंगे शक्ति के अर्थ की। अब यहां पर आप शक्ति के अर्थ को समझने का प्रयास करें। अब इसका अर्थ समझिए। शक्ति के अर्थ के अंतर्गत दोस्तों, शक्ति के अर्थ के अंतर्गत अगर हम बात करें, सामान्यतः शक्ति और बल, शक्ति और देखिए अब सामान्यतः मतलब ये कि जिन्होंने भी शक्ति को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा, उससे अगर आप पूछेंगे, कितने भी चाहे कितने भी अगर आप किसी विद्वान से भी पूछने जाएंगे तो शक्ति और बल को वो एक साथ परिभाषित करेंगे, अर्थात एक ही शब्द वह कहेंगे कि जो शक्ति है वही बल है। लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है ना। सामान्य रूप में शक्ति और बल को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। और वो अंतर क्या है दोस्तों? वो अंतर ये है कि शक्ति जो है वो अप्रकट तत्व है। अप्रकट मतलब ये कि शक्ति को प्रकट नहीं किया जा सकता, अदृश्य तत्व है, दिखता नहीं है। जबकि बल एक दृश्य तत्व है, मतलब प्रकट तत्व है, बल को प्रकट किया जा सकता है। इस प्रकार जो बल है वो शक्ति का ही एक छोटा सा रूप मात्र है। कौन? बल। बल जो है शक्ति का एक छोटा सा रूप मात्र है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये शक्ति है तो दोस्तों ये बल होगा। क्लियर है? ये बल होगा पूरा, है ना। ये शक्ति है तो शक्ति के और भी अन्य रूप निकलेंगे, ठीक है ना। तो उन अन्य रूपों में से एक रूप है कौन? बल। क्लियर हुआ? अब यहां पर कुछ परिभाषा देख लेते हैं कि दो विद्वानों की मैंने परिभाषा यहां पर ऐड करने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से आपको शक्ति बल दोनों बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। चलिए दोनों को देख ले। मार्गेनथाउ साहब के कहते हैं, समझिए जरा। मार्गेनथाउ के अनुसार शक्ति में उस प्रत्येक वस्तु को सम्मिलित किया जाता है जिसके द्वारा मनुष्य के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता हो। समझिए यहां पर शक्ति का देखो वास्तविक मिल गया ना दोस्तों, प्रभाव मतलब नियंत्रण। तो मार्गेनथाउ ने कहा है कि शक्ति हम उस वस्तु को कह सकते हैं या उस धारणा को हम शक्ति कह सकते हैं जिसके द्वारा मनुष्य या व्यक्ति या व्यक्तियों पर नियंत्रण रखा जा सके, स्थापित किया जा सके। क्लियर है? वहीं दोस्तों मैकाइवर साहब के अनुसार है कि शक्ति होने से हमारा अर्थ क्या है कि व्यक्तियों या व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करना, व्यक्तियों को नियंत्रित करना या व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करना ही वास्तविक राजनीतिक शक्ति है। आई होप क्लियर हो चुका होगा ये पॉइंट भी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, शक्ति के स्रोत की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए शक्ति के स्रोत क्या। शक्ति के स्रोत का अर्थ है कि जो ये शक्ति है ये आती कहां से है, ये आती कहां से है। तो इसका सबसे बड़ा जो स्रोत है वो स्रोत है मेरे प्यारे दोस्तों ज्ञान। क्या है दोस्तों? ज्ञान।
तो ज्ञान हमारी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है ना। इसमें मुझे अंबेडकर साहब की एक बात याद आती है, उन्होंने जो एक शब्द कहा था, उन्होंने कहा था कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है ना। तो यहां पर जो दहाड़ने का जो शब्द आ रहा है, वो दहाड़ना मतलब ये कि वो ज्ञान के बल पर दहाड़ेगा, क्योंकि शिक्षित होगा, ज्ञानी होगा, उसके पास ज्ञान होगा, तो वो शेर की तरह दहाड़ेगा। ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया है कि जो ज्ञान है वो मनुष्य को बहुत शक्तिशाली बना देता है, इसीलिए शक्ति का सबसे पहला स्रोत जो है उसे ज्ञान को ही माना गया है। उसके बाद प्राप्तियां, उसके बाद अगर नंबर आता है प्राप्तियां, तो दोस्तों आप अपने समाज में देखते हैं कि जो धनी व्यक्ति है, जो धनी व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति है, उसको अधिक मान सम्मान मिलता है ना। चाहे उसका मान सम्मान हो या ना हो, वास्तविक रूप से कोई उसकी इज्जत करता हो या ना करता हो, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति के कारण उसे मान सम्मान समाज में ज्यादा दिया जाता है। ठीक है ना। तो प्राप्तियां अर्थात कि उसने क्या क्या प्राप्त किया है, अधिकतम जिसके पास प्राप्तियां होंगी उसको, उसके पास ज्यादा शक्ति होगी। वर्तमान स्वरूप तो यही बोलता है ना। जो धनी होगा उसके पास शक्ति ज्यादा होगी। उसके बाद बात करें संगठन की, जो काम एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता उसे संगठन कर सकता है, अर्थात ये कि संगठन के पास शक्ति होती है। और तीसरा आखिरी जो है दोस्तों, उसको हम आकार बोल सकते हैं। अगर हम संगठन की बात करें तो संगठन जितना बड़ा होगा आकार में, वो उतना अधिक शक्तिशाली होगा, जितना छोटा होगा उसके पास उतनी कम शक्तियां होंगी। ठीक है ना। तो एक एक करके दोस्तों इनको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं अंदर की एग्जाम में आपको लिखना किस प्रकार से, तो उस पर एक बार आइए देख लेते हैं। ज्ञान की पहले बात करेंगे दोस्तों। ज्ञान की बात करें तो ज्ञान के अंतर्गत जो है, ज्ञान में देखिए, एक मिनट पेन ले लेते हैं। शक्ति का प्रमुख स्रोत ज्ञान है। शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? ज्ञान है। ज्ञान व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को, ज्ञान द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को इस प्रकार चलाया जाता है कि वह शक्ति का साधन बन सके। अब मेरे दोस्तों ये जो है ना, ये किताबी लैंग्वेज है, या कहे कि प्रोफेशनल लैंग्वेज है। ठीक है ना। इस लैंग्वेज को पढ़ करके इसका अर्थ निकालकर व्यवहारिक रूप में इसको समझने का प्रयास अगर करेंगे आप, इसका मतलब है कि जब भी आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, कुछ भी कोई सा भी टॉपिक, कोई सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें पढ़ करके जो आप पढ़ रहे हैं उसका व्यवहारिक अर्थ समझने का प्रयास करें। जब वो अर्थ समझ लेंगे तो आपको वो जो लैंग्वेज होती है ना, वो डिफिकल्ट नहीं लगेगी। अब देखिए ये लैंग्वेज आसान ही है। अब चूंकि इससे पहले आप इसका अर्थ समझ चुके, अब इसको आपको आसान लगेगा। ये कैसे? देखिए मैंने पहले बताया आपकी जो शक्ति है, शक्ति का स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों? ज्ञान है। तो इसलिए कहा गया कि प्रमुख स्रोत क्या है? ज्ञान है ना। ज्ञान व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रबंधित करने के लिए, सिंपल शब्दों में ऐसा समझे कि व्यक्ति के जो लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है ज्ञान सबसे ज्यादा उसको जो है सहायता प्रदान करता है। या कहे कि ज्ञान की जगह योग्यता भी आप दर्शित कर सकते हो। भाई मान लेते हैं कि आपका लक्ष्य है आईएएस ऑफिसर बनना, तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी एग्जाम देनी होगी, एग्जाम को क्रैक करना होगा। जब एग्जाम क्रैक किस आधार पर कर पाओगे? जब आपके अंदर योग्यता होगी। योग्यता कहां से आएगी मेरे दोस्त? योग्यता आपको ज्ञान से मिलेगी। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आपके अंदर शक्ति का जो एक संचार होता है, सबसे बड़ा संचार, एक पावर हाउस जो कहा जा सकता है, वो ज्ञान ही हो। ठीक है ना। तो ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, और ज्ञान के आधार पर ही व्यक्ति के अंदर जो विशेषताएं होती है, अर्थात जो योग्यता होती है, उस योग्यता को बाहर निकाल सकता है, जिससे उसकी एक पर्टिकुलर पहचान बने, अर्थात कि वो शक्तिशाली बने। क्लियर है। चलिए, तो अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्राप्तियों की। तो ये प्राप्तियां क्या है दोस्तों? प्राप्तियां क्या है, जरा प्राप्ति पर हम बात देख लेते हैं एक बार। आइए, प्राप्तियां। प्राप्तियां में आपको स्पष्ट सामान्य शब्दों में इसको दोस्तों हम आर्थिक साधन कहेंगे। आर्थिक साधन है ना, आर्थिक साधन। आर्थिक साधन के रूप में इसको देखिए, प्राप्तियों को आर्थिक साधन के रूप में देखिए। क्लियर है। अब ये पॉइंट आपको क्लियर समझ आ चुका होगा कि भाई प्राप्तियां मतलब आर्थिक साधन। तो हाँ यार, पैसा तो इंसान को जो है शक्तिशाली बना ही देता है। जिसके पास पैसा होता, कहते हैं ना, कहावत है ना, पैसे की गर्मी, है ना। तो जिसके पास पैसा होता तो उसके पास पैसे की गर्मी ज्यादा होती है। तो वो गर्मी गर्मी नहीं, बल्कि वो क्या है दोस्तों? वो शक्ति है, वो शक्ति है। ठीक है ना। तो वो जो आर्थिक रूप से या आर्थिक साधनों से जो उस व्यक्ति को प्राप्त होती है शक्ति, उसे हम आर्थिक शक्ति के नाम से भी जान सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर साधारण बोलचाल की भाषा में इसे आर्थिक शक्ति का नाम दिया गया है।
है ना। प्राप्ति अर्थात कि आर्थिक शक्ति का एक स्रोत ये अवश्य है, लेकिन हाँ यहां पर ये भी कह सकते हैं कि जो प्राप्ति है या कहें कि जो पैसा है वो शक्ति का एक स्रोत है मात्र, है ना, एक मात्र स्रोत है। ऐसा ना समझ लें कि शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत ही है, एकमात्र स्रोत पैसा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पैसा जो है शक्ति का एकमात्र स्रोत नहीं है, एक स्रोत मात्र है ना। तो सिर्फ एक छोटा सा स्रोत है ना। तो यह जो है एकमात्र स्रोत नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे से ही शक्ति आती है, ज्ञान से भी आपको शक्ति मिलेगी, ज्ञान से भी शक्ति मिलेगी, या इसके अलावा और भी साधन होते हैं जो शक्तिशाली इंसान को शक्तिशाली बनाते हैं। क्लियर है। और वो कौन कौन साधन होते हैं दोस्तों, जैसा हमने अभी देखा था संगठन और एक होता है आपका आकार। तो संगठन किस प्रकार से, आप खुद सोचिए ना यार, एक अकेले आप जो काम नहीं कर सकते उसे एक संगठन बना करके उस काम को आसानी से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि संगठन एक शक्तिशाली, उसके अंदर अपने आप एक शक्ति का संचार हो जाता है, ठीक है ना। और आकार की बात करें तो भाई आकार में क्या होगा, अरे जो शक्तिशाली होगा, अर्थात कि देखिए पहले आप संगठन को समझिए। संगठन अपने आप में एक शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है, सामान्य शब्द है ये। आधुनिक युग के जैसे उदाहरण में देख लीजिए आप, एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल देख लीजिए कि वर्तमान में मजदूर संघ, ये बताइए किसी भी कंपनी फैक्ट्री में या किसी भी उद्योग में देख लीजिए, क्या एक सिंगल मजदूर की कोई सुनता है क्या? एक सिंगल मजदूर की कोई सुनेगा क्या? उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का मैनेजमेंट एक सिंगल मजदूर की कोई सुनता? नहीं सुनता। लेकिन आज मजदूर संघ बनने के कारण, अर्थात कि मजदूरों का एक संगठन बन जाने के कारण आज उस संगठन की काफी वैल्यू है, और पूरे विश्व में इस प्रकार के संगठन पाए जाते हैं, है ना। ये संगठन जो चाहे वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये सभी मजदूरों के मिल जाने से क्या हुआ, ये संगठन बन चुका है, और ये संगठन अब शक्तिशाली हो गया। वो जब चाहे तब वहां पर हड़ताल कर सकते हैं, काम बंद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मैनेजमेंट पे प्रभाव पड़ेगा, औद्योगिक मैनेजमेंट पे प्रभाव पड़ेगा, और इनकी बातों को उन्हें, अर्थात कंपनी के मैनेजमेंट को मानना पड़ेगा। इस प्रकार से अपनी शक्ति का संचार करते हैं, शक्ति प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा दोस्तों व्यापारिक संघ होते हैं, है ना। तो ये आज के वर्तमान के उदाहरण है। इसके अलावा देखिए, शक्ति की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संघ है वो दोस्तों राज्य है। सबसे बड़ा शक्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए, संघ के रूप में अगर देखें, मतलब संगठन के रूप में, संघ अर्थात संगठन होता है, याद रखिएगा। तो अगर संगठन या संघ के रूप में देखें तो सबसे बड़ा कोई संगठन है आज, तो वो राज्य ही है, मतलब एक देश है। राज्य को राजनीति विज्ञान में हमेशा हम देश के रूप में, है ना, संबोधित करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा संघ कौन होता है दोस्तों? राज्य होता है। इसका प्रमुख कारण होता है कि राज्य सर्वाधिक संगठित स्वरूप होता है। राज्य का जो स्वरूप होता है वो सबसे ज्यादा संगठित होता है, मतलब राज्य का अर्थात देश का जो संगठन है वो टूट नहीं सकता। बाकी मजदूर संघ को ले लीजिए, व्यापारिक संघ को, ये जितने भी संगठन है उनका स्वरूप बिखर सकता है, टूट सकता है। मजदूर संघ में से कोई भी मजदूर उसको छोड़कर जा सकता है, उससे अलग हो सकता है। व्यापारिक संघ से भी कोई भी व्यापारी उसे छोड़कर जा सकता है, लेकिन जब बात करेंगे किसी देश की, राज्य की, तो राज्य में से दोस्तों कोई उसे छोड़ नहीं सकता, और अगर छोड़ेगा तो वो अपना अस्तित्व ही खो बैठेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से आकार की जब बात करें तो दोस्तों आकार के अंदर आप समझते हैं कि ये जो संगठन जिसकी बात हो रही है, देखिए अभी हमने आके देखा था कि जो राज्य है, राज्य जो संगठन है ये सबसे बड़ा होता है। क्यों होता है? सबसे शक्तिशाली होता है। क्यों होता है सबसे शक्तिशाली? क्योंकि ये सबसे बड़ा संगठन है, मतलब बात आ गई ना आकार वाली बात आ चुकी है। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जो संगठन जितना बड़ा होगा, जो संगठन जितना आकार में जितना बड़ा होगा, वो उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। क्लियर है ना? चलिए, आई होप कि ये अब तक पूरा क्लियर हो चुका है दोस्तों, ठीक है ना। लास्ट पेज पर चल रहे हैं हम लोग। अब शक्ति के प्रकारों को जरा देख लीजिए, छोटा सा बिंदु है, सिर्फ बस यही है, बस ये 2 लाइन ही है आपको जिसमें शक्ति के प्रकार देखने को मिलेंगे, है ना। तो ज्यादा कंफ्यूज और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेशन कंप्लीट होने वाला है। चलिए, शक्ति के प्रकार की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो शक्ति को बेसिकली दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार माना जाते हैं। शक्ति के बेसिकली 3 प्रकार माने जाते हैं। कौन कौन से? बल, प्रभुत्व और चातुर्य। अब समझिए, बल जो है दोस्तों, बल शक्ति का एक प्रकार है। बल के द्वारा भी व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। बल के द्वारा व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, या व्यक्तियों के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है।
उसी प्रकार से प्रभुत्व, जैसा कि राज्य का या किसी देश का प्रभुत्व होता है जनता के ऊपर, प्रभुत्व होता है ना, तो उसके आधार पर अर्थात प्रभुत्व के आधार पर भी जो है व्यक्ति या व्यक्तियों पर या समाज पर नियंत्रण रखा जा सकता है या रखा जाता है। और एक बात करें दोस्तों लास्ट में चातुर्य की, देखिए बल और प्रभुत्व तो आपको क्लियर समझ आते हैं क्योंकि अभी तक पढ़ चुके हैं, लेकिन चातुर्य जो है इसका मतलब बुद्धिमानी, चातुर्य अर्थात की बुद्धिमानी, बुद्धि के बल पर राज करना है, बुद्धि के बल पर किसी को प्रभावित करना, किसी को प्रभावित करना बुद्धि के बल पर। आपने दोस्तों एक सीरियल देखा होगा अकबर बीरबल नाम से, अकबर बीरबल नाम से जो सीरियल आता था दोस्तों, बीरबल, वो देखा होगा आपने। उस सीरियल में आपने ध्यान से देखा होगा तो जो प्रभाव रहता है ना, वो अकबर राजा होते हुए भी उसके मंत्री बीरबल का अधिक प्रभाव रहता है। कारण क्या था कि उस सीरियल में बीरबल को बहुत अधिक बुद्धिमानी बताया गया था, है ना। तो बुद्धि के आधार पर भी जो है व्यक्ति शक्ति का परिचय दे सकता है, यहां पर यही कहने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर सिंपल शब्दों में कहेंगे कि शक्ति के विभिन्न प्रकार होते हैं। व्यवहार में परिवर्तन की इस धारणा के अनुसार जो है शक्ति 3 प्रकार की होती है, बल, प्रभुत्व और चातुर्य। ठीक है ना। अब इसके साथ में दोस्तों 2 विद्वान हैं, जरा उनको हम देख लेते हैं, उनके विचारों से हम परिचित हो लेते हैं, जिससे कि हमारा पूरा ये सेशन हो जाएगा यहीं पर कंप्लीट। इससे पहले थोड़ा ये आ रहा है, इसको साफ कर देते, इरेज करते। चलिए पहले हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मैक्स वेबर। मैक्स वेबर साहब क्या बोलते हैं, जरा देखिए। शक्ति के प्रकार को लेकर मैक्स वेबर साहब बोलते हैं कि केवल औचित्यपूर्ण शक्ति का अध्ययन करते हैं। मैक्स वेबर जो है ये केवल औचित्यपूर्ण जो शक्ति है उसी का अध्ययन करते हैं और उसे वह सत्ता कहते हैं। शक्ति को सत्ता कहते हैं कि जो शक्तिशाली है वो सत्तावान है, अर्थात वहां का शासक है। वेबर ने औचित्यपूर्ण शक्ति के भी 3 रूप बताए हैं। और कौन कौन से 3 रूप दोस्तों? वो कि एक तो कानूनी या वैधानिक, जिसे हम संवैधानिक बोलते हैं, कानूनी शक्ति, है ना, जो संविधान से आपको शक्ति प्राप्त हुई है वो कानूनी शक्ति कहलाएगी। इसके अलावा परंपरागत शक्ति, जैसा कि राजा महाराजाओं के पास जो शक्ति होती थी वो परंपरागत होती, क्यों? क्योंकि उनको परंपरा के अनुसार उनको वंशानुगत रूप से प्राप्त होती थी, तो परंपरागत शक्ति थी उनके पास में। एक होती है चमत्कारी शक्ति। चमत्कारी शक्ति तो आप आज वर्तमान में भी देखते हैं, कई प्रकार के चमत्कार होते हैं बाबाओं के द्वारा, है ना, तो उनके पास एक चमत्कारी शक्ति होती है। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर ने जो है एक औचित्यपूर्ण जो शक्ति है उस औचित्यपूर्ण शक्ति के 3 आधार बताए हैं या 3 रूप बताए हैं, कानूनी, परंपरागत और चमत्कारी। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर दोस्तों बायरस्टेट साहब की बात करें कि बायरस्टेट ने जो है शक्ति को कितने आधारों पर संगठित किया है या कहे कि उन्होंने समझाने का प्रयास किया है, तो उसको देखिए। एक इन्होंने कहा है कि दृश्यता, है ना, दिखना और ना दिखने के आधार पर, दृश्यता और अदृश्यता के आधार पर शक्ति अदृश्य या प्रकट हो सकती है। मतलब शक्ति ना भी दिखे और दिख भी सकती है। तो प्रकट का रूप होने पर उसे सत्ता कहेंगे, सत्ता और बल आदि कहा जाएगा। जब वो शक्ति दिखेगी, जब शक्ति प्रकट रूप में होगी तो उसे हम सत्ता कहेंगे, अर्थात राजा जो शासन कर रहा है वो सत्ता के बल पर, शक्ति के बल पर कर रहा है, अर्थात कि वो शक्ति दिखती है। बल की बात करें, जब बल की बात होगी तो भी जो है प्रकट शक्ति ये कहेंगे। इसके अलावा केंद्रीकरण के दृष्टिकोण से वह केंद्रित या विकेंद्रित अथवा विस्तृत भी हो सकती है। शक्ति की बात करें दोस्तों तो एक व्यक्ति में केंद्रित भी हो सकती है, अनेक व्यक्तियों में उस शक्ति जो है वो शक्ति छोटे छोटे पार्टों में बटी भी हो सकती है और भयानक अर्थात विस्तृत रूप भी इसका हो सकता है। इसके अलावा क्षेत्रीयता के आधार पर भी इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। क्षेत्रीयता के आधार पर जैसे एक देश या भूखंड के आधार पर या पूरे विश्व के आधार पर, है ना, तो इसे कहा गया अंतरराष्ट्रीय आधार और इसे कहा गया भूखंड या देश का आधार। ठीक है ना। इसके अलावा शक्ति की मात्रा और प्रभाव की दृष्टि से भी इसमें जो है वर्गीकरण इसका किया जा सकता है। किसके आधार पर? मात्रा और प्रभाव के आधार पर। राज्य को महान, मध्यम, निम्न शक्तियां कहा जा सकता है। जैसे देश होता है तो हम कहते हैं दोस्तों महाशक्ति या गरीब राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, किस आधार पर कहते हैं? वही शक्ति के आधार पर ही कहेंगे। आई होप कि अब तो पूरा क्लियर हो चुका होगा, मेरे ख्याल से शक्ति वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका होगा। आपकी बुक में भी दोस्तों शॉर्ट में छोटा सा टॉपिक है ये,
तो दोस्तों नेक्स्ट सेशन जो होगा, छोटा सा ही सेशन एक और लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, सत्ता। इसके बाद में संप्रभुता पर होगा। तो ये 3 टॉपिक के माध्यम से दोस्तों हम ये 3rd यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों लास्ट में आपसे एक और बोलना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। क्योंकि अगर नहीं करते हैं दोस्तों, अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो अगर नहीं करते हैं तो जो 3rd ईयर तक का जो आपका सेशन चलने वाला है ना, 3rd ईयर तक जो आपका सफर है, 3 सालों का सफर जो हमारे साथ आप करना चाहते हो, तो ये सफर दोस्तों अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर तरीके से हो, आपको प्रॉपर हर सब्जेक्ट की क्लासेस कंटिन्यू रूप से मिल सके, आपको नोट्स भी प्रॉपर रूप से मिल सके, तो टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप बना दिया गया है। अगर ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसकी लिंक भी डाल दी गई है, लिंक भी पिन कर दी गई है डिस्क्रिप्शन में। वहां जाइए, टेलीग्राम का लिंक देखिए और उसको क्लिक करेंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। वहां आपका यही बेनिफिट होगा कि आपकी जो तैयारी होगी वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। और हाँ, एक बार अंत में फिर कहना चाहूंगा दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक प्रज्ञान हिंदी को विजिट नहीं किया है, एक बार विजिट करके जरूर देखें। वहां पर आपके काम संबंधित बहुत सारा डाटा और बहुत ही एक स्ट्रेटेजी के साथ में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, बेहतरीन क्वालिटी के साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।